इकोलॉजी इन्वायरमेंट टॉपिक पर फोकस करते हुए इसके एरिया को और डेवलपमेंट इवोल्यूशन इकोलॉजी का इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहूँगा कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट यूपीएससी ने 2011 में, है ना, 2011 में इकोलॉजी इन्वायरमेंट को यूपीएससी ने प्रॉपरली प्रीलिम्स के एग्जाम में एडजस्ट किया। उससे पहले इकोलॉजी इन्वायरमेंट जैसा टॉपिक बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स में नहीं पूछा जाता था और क्वेश्चंस प्री में ही होते थे जीएस के, लेकिन क्वेश्चंस का नंबर कम होता था। और जब से स्पेसिफिकली इसमें 2011 में इकोलॉजी इन्वायरमेंट का नाम से टॉपिक यूपीएससी ने प्रीलिम्स में और बायोडायवर्सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस में ऐड किया है, तो क्वेश्चंस का उनका जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ा बढ़ गई है, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पर फोकस करके पढ़ने की जरूरत है ना। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट टॉपिक जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में दिया है, इसमें हम लोग क्या क्या कंपोनेंट देखेंगे, ये हम लोग इसमें क्या क्या कंपोनेंट देखेंगे। तो यहाँ पर हमें समझना है इकोलॉजी क्या है, उसके बाद में ब्रॉडली मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इकोसिस्टम, फिर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का कंपोनेंट यहां पर लेंगे, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, राइट, एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सभी टॉपिक्स को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ये एक यूनिट है जिसको हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ते हुए पढ़ते चले जाएंगे, है ना। टॉपिक वाइज आगे हम बढ़ते हुए यहाँ पर पढ़ते चले जाएंगे। तो इकोलॉजी का, है ना, इकोलॉजी का क्या मतलब है, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में यहाँ पर हम बात स्टार्टिंग में करते हैं। फिर उसके बाद इकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे इकोलॉजी का डेफिनेशन है, फिर इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नीश है, इकोटोन है, सभी चीज आपको इकोलॉजी से रिलेट करता, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ये सभी आपका टॉपिक्स जो है इकोलॉजी में है। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में इसको हम लोग क्या है डिटेल में कंटिन्यूअसली पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगा इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम से इसको कैसे एसोसिएट कर सकते हैं हम लोग। सुनाओ, come to the point, इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है एक्चुअली, इट इज branch of science, it is branch of science associated with बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी का ये एक पार्ट है, बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, और साइंस भी बायोलॉजी का ही सेक्शन है, सेगमेंट है ना। मतलब साइंस के अंडर में बायोलॉजी आता है और बायोलॉजी का पार्ट आपको इकोलॉजी है, बायोलॉजी का पार्ट इकोलॉजी है। तो सीधे से बात समझ में आती है कि बायो का मतलब क्या होता है, यहां पर प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, रिलेशन इसका किससे है, बायो से है। तो सेंस यहां से निकल के आता है कि जब हम स्टडी ऑफ प्लांट, एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम करते हैं, उसका किस किस वे में इफेक्ट पड़ता है, वो किस तरह से ग्रोथ डेवलपमेंट करता है, उसका फिजियोलॉजिकल सिस्टम कैसा है, वो सभी पॉइंट्स अब स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी में आता है। और इसी का सेगमेंट जब हमारा इकोलॉजी निकल के आता है, तो इकोलॉजी में बेसिकली पढ़ना होता है हमें प्लांट, एनिमल, मतलब ऑर्गेनिज्म लेवल पर। ऑर्गेनिज्म मतलब एक इंडिविजुअल लाइफ जो है, इंडिविजुअल लाइफ ह्यूमन बींग्स का हो सकता है, इंडिविजुअल लाइफ प्लांट्स, एनिमल्स का हो सकता है, वो किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ में अटैच्ड है। दिस इज एक्चुअली द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ स्टडीइंग द इकोलॉजी इन्वायरमेंट इन सिलेबस ऑफ यूपीएससी, है ना। तो हमें ऑर्गेनिज्म लेवल पर यहां स्टडी करना है, हमें सेल टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ना है, और ऑर्गेनिज्म लेवल पर ही यूपीएससी आपसे क्वेश्चन भी पूछेगी।
तो ये पहली बात है कि ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस का एक ब्रांच है जिसका रिलेशन किससे है, बायोलॉजी से है, यानी बायोलॉजी का पार्ट है इकोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, इकोलॉजी का क्या मीनिंग है? इस इकोलॉजी टर्म को अर्न्स्ट हैक्कल ने 1868 में, राइट, 1868 में अर्न्स्ट हैक्कल ने इस टर्म को यूज किया। कहां से लेके आते हैं इस टर्म को, इकोलॉजिया से, राइट। ये इकोलॉजी कहां से बन के आता है, ग्रीस लैंग्वेज इकोलॉजिया से बन के आता है ना। और इस इकोलॉजिया को आगे ट्रांसफॉर्म करते हुए इकोलॉजी का डेवलपमेंट हो जाता है, राइट। इकोलॉजी का डेवलपमेंट हो जाता है। पॉइंट यहां पर याद करना है, बहुत फैक्चुअल है कि 1868 में इस टर्म को इन्होंने यूज किया, है ना। और इकोलॉजिया से इसका ये इवोल्यूशन हुआ है, जो कि ग्रीस लैंग्वेज से निकल के आया है, ठीक है, ग्रीस लैंग्वेज से निकल के आता है। इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट डज इट मीन, इकोलॉजी का क्या मतलब है? तो अगर हम इस टर्म को स्प्लिट करें इकोलॉजी को, तो यहां पर इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक इको है और दूसरा है लॉजी। इसका मतलब सभी जानते हैं, साइंटिफिक स्टडी, राइट, साइंटिफिक स्टडी। और उसके बाद में यहां पर जब इको की बात करते हैं तो इको रेफर्स टू नेचुरल हैबिटेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेचुरल हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका नेचुरल हैबिटेट मतलब जो उसका होम है, घर है ना, वो किस प्रकार का है, वो इको से रिलेशन है। और लॉजी का मतलब साइंटिफिक स्टडी, इट मींस साइंटिफिकली स्टडीइंग द रिलेशन ऑफ द होम ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ में कैसा एसोसिएशन है, किस प्रकार का रिलेशन बनता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो सीधी सी बात यहां बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। कोई प्लांट जैसे मैंगो ट्री है, राइट, मैंगो ट्री जिस हैबिटेट में है, जैसे सब ट्रॉपिकल रीजन में जहां पर मॉइस्ट क्लाइमेट कंडीशन होगा, मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस जहां पर होगी सब ट्रॉपिकल रीजन में, वहां पर मैंगो का डेवलपमेंट होगा। तो उस हैबिटेट का स्टडी हम करेंगे, हैबिटेट का स्टडी, उस हैबिटेट में किस तरह से मैंगो का डेवलपमेंट होता है ना। व्हाट आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर्स, कंपोनेंट्स व्हिच डिसाइड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैंगो ट्री, है ना। मैंगो ट्री के ग्रोथ डेवलपमेंट को डिसाइड कैसे, फिजिकल फैक्टर्स कैसे करते हैं, जैसे रेनफॉल है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ये सब कैसे करता है, इसका रिलेशन हमारा होता है इकोलॉजी के। मतलब प्लांट में मैंने एक मैंगो का एग्जांपल लेके दिया। उसके बाद में सपोज करिए हम बात करते हैं जेब्रा का, राइट। अगर हम जेब्रा की बात करते हैं तो ये जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है, बेसिकली सेमी एरिड रीजन में जेब्रास रहते हैं। सेमी एरिड रीजन में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए और बहुत ड्राई भी नहीं हो, है ना। ऐसे कंडीशंस में जेब्रास का लिविंग सिस्टम होता है, सेमी एरिड कहते हैं उसको, हिंदी में कहा जाता है अर्धशुष्क, राइट। सेमी एरिड रीजन उसके लिए क्या है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जेब्रास का जो सर्वाइवल है बढ़िया होगा, ग्रासलैंड टाइप का वहां पर, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस होना चाहिए, ग्रासलैंड टाइप का बायोम होना चाहिए। बेसिकली आपको वार्म है तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इसी टाइप की स्टडी को हमें यहाँ पर प्रमोट करना है, इसी टाइप की स्टडी को हमें मेंटेन करना, अंडरस्टैंड करना है ना। तो इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी of the habitat of any organism, how these organisms interact to the environment. This is the ultimate motive or objectives to study the ecology, है ना। अब इकोलॉजी से ही एक अगला कंपोनेंट निकल के आता है,
इकोसिस्टम, राइट, इकोसिस्टम, या हम लोग पहले यहां पर इसका सेंस समझते हैं कि इकोलॉजी में, इकोलॉजी क्या है? स्टडी है, राइट। इकोलॉजी एक स्टडी है, एक सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसी से जुड़ा हुआ टर्म, जनरली सब इसको एक जैसा ही टर्म मान लेते हैं, इकोसिस्टम का, राइट। इकोसिस्टम टर्म की जब हम बात करते हैं तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? ये एक सब्जेक्ट है और ये एक प्रोसेस, किसी भी हैबिटाट में लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस इन हैबिटाट, राइट, प्रोसेस इन हैबिटाट ऑफ लिविंग, इसको कहते हैं हम, है ना, इसको कहते हैं इकोसिस्टम, राइट, ये कहते हैं इकोसिस्टम। तो इको का सेंस यहां पर हम अगर देख लेते हैं, दोबारा से इसे टू टर्म्स में स्प्लिट किया जा सकता है ना। पहला क्या है? इको, राइट, द फर्स्ट पॉइंट इज इको एंड द सेकंड इज सिस्टम। हमें हमेशा के लिए लर्न करना चाहिए सिस्टम क्या है। सिस्टम का मीनिंग होता है इट इज बाय फंक्शन, इट इज बाय फंक्शन, है ना। फंक्शन का क्या मीनिंग है कि जो इको के कंपोनेंट्स होंगे, इको के जो कंपोनेंट होंगे, जब वो आपस में इंटरेक्शन से फ्रेमवर्क जो डेवलप करता है वो इकोसिस्टम बनेगा। और सिस्टम, किसी भी सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, जिसे हिंदी में तंत्र कहा जाता है, किसी भी सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए जब तक उसके सभी कंपोनेंट्स या घटक आपस में एक साथ मिलकर वर्क नहीं करेंगे वो सिस्टम नहीं बन सकता। जैसे होता है ना, मेंटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम ऑफ एनी सोसाइटी, किसी भी समाज का सिस्टम जो है कैसे बना, तंत्र कैसे बना, है ना। तो उसकी जो वैल्यूज है, उसकी वैल्यूज माने मूल मान्यताएं, उसका किसी भी रिचुअल्स को करने का तरीका, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका एजुकेशन, उनका रिलीजन, ये सभी चीजें उस सोसाइटी के सिस्टम को डेवलप करता है, सिस्टम को बनाता है। नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, है ना। तो सिस्टम कैसे बनेगा, है ना, जब बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर फंक्शन करते हैं तो उसको फंक्शन क्या हुआ। तो फंक्शन बहुत सिंपल भाषा में समझा सकता है कि फंक्शनिंग का मीनिंग क्या है कि जब हम कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन के द्वारा, ये 5 कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5, इनका हमने जब इंटरेक्शन कराया तो हमारा हाथ की हथेली बनी, है ना, हाथ की हथेली बनी और ये काम करने में सक्षम है। अकेला काम करने में सक्षम नहीं है ना। तो एक आउटपुट के लिए, एक रिजल्ट के लिए हमें इनका जब फंक्शनिंग कराएंगे, इंटरेक्शन जुड़ेगा, उसके बाद में सिस्टम बनेगा। अब फिर रिजल्ट के रूप में हमारे पास में क्या आएगा, है ना, सिस्टम बन के आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत और भी हम छोटा सा ले सकते हैं एग्जाम्पल, यहां पर कंप्यूटर सिस्टम होता है। कंप्यूटर सिस्टम कैसा करता है? हार्ड डिस्क होती है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है ना। ये सभी चीजें जब एक साथ में अटैच होगी तभी तो वर्क होगा। सिर्फ हार्ड डिस्क का हम क्या करेंगे, या सिर्फ मॉनिटर क्या हो सकता है, कुछ नहीं किया सकता। तो जब सभी ये कंपोनेंट्स आपस में जुड़ेंगे तो उस समय सिस्टम बनेगा। हार्ड डिस्क के भी बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स मिलकर डेवलप होता है। तो सिस्टम का मीनिंग यहां पर यह है कि जो नेचुरल हैबिटाट है, राइट, जो नेचुरल हैबिटाट लाई करता है, इस नेचुरल हैबिटाट में जितने भी रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वहां का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसकी फंक्शनिंग, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, जब उसका स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम इट इज एन एरिया, है ना। इकोसिस्टम क्या है? डिफाइंड एरिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में रहते हुए, जीते हुए वर्क करता है। लेकिन इकोलॉजी क्या है? एक सब्जेक्ट है। इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें इंटरेक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से होता है ना। और यहां जब इकोसिस्टम आएगा तो उस समय एक एक कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके, वो सभी एक दूसरे से क्या करेंगे? इंटरेक्ट करते हुए उसका डेवलपमेंट करते हैं। एक प्लांट के ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वायरमेंट से चाहिए, उसके लिए नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट है। ये सभी चीजें प्रोसेस करता है। तीसरा पॉइंट है, उसको सॉइल में अटैच करना होगा, सॉइल से मिनरल्स लेता है, सनलाइट आएगी। लेकिन जब ये सारे कंपोनेंट्स, वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, जब ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ में रिएक्शन करेंगे, एक्शन करेंगे, तो वो
जिस कंक्लूजन पर जाके पहुंचता है वही अल्टीमेटली सिस्टम बन जाता है ना। अल्टीमेटली क्या हो जाता है, उसका सिस्टम बन जाता है। तो सारे कंपोनेंट्स जो है, मिनरल्स है, सॉइल है, वाटर है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, सनलाइट है ना, ये सभी कंपोनेंट्स के साथ में जब प्लांट ने इंटरेक्ट किया, ग्रोथ किया, फ्रूट्स और फ्लावर्स देता है हमारे जरूरत के लिए। तो ये बनता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, है ना, इकोसिस्टम को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा कि हम यहां जान रहे हैं कि इको का मतलब मैंने नेचुरल हैबिटाट बताया। तो इस नेचुरल हैबिटाट में, नेचुरल हैबिटाट, नेशनल हाईवे नहीं मान लेना है, नेचुरल हैबिटाट है। इस नेचुरल हैबिटाट में दो चीज होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा इसमें, और दूसरा यहां का फिजिकल एनवायरमेंट होगा, राइट, फिजिकल एनवायरमेंट, या दूसरे वे में कह सकते हैं हम नॉन लिविंग्स, है ना। लिविंग को हम लोग बायोटिक बोल देते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड नॉन लिविंग को अबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है, राइट, अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक से आपका इको बनेगा, नेचुरल हैबिटाट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। और जब इसका हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में क्या जाएगा, सिस्टम में इट इज बाय फंक्शन, सिस्टम में इट इज बाय फंक्शन। जब इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो इसी काम में क्या कर देना, फंक्शन कर देना। कैसे, फंक्शन, मैथमेटिक्स में हम लोग 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ते थे फंक्शन, है ना। फंक्शन क्या लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इस तरह से हमारे पास फंक्शन मिल जाता था पॉलिनोमियल में, है ना। तो f यहां पर फंक्शन का मतलब वही, जब यहां पर x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, x का वैल्यू चेंज करेंगे तो सिस्टम का वो चलेगा। इसी तरह से जो इसमें हम फंक्शन के अंदर जब बायोटिक और अबायोटिक, अबायोटिक इनटू बायोटिक कंपोनेंट्स को हम जब चेंज करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा चेंज हो जाएगा, हमेशा चेंज होगा इन टाइम एंड स्पेस, राइट, टाइम एंड स्पेस। दिस इज द इक्वेशन फॉर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को समझने के लिए इस इक्वेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो बायोटिक में क्या क्या पॉइंट होगा, बायोटिक के लिए भी थोड़ी देर पहले बताया हमने। पहले अबायोटिक को जानते हैं, है ना। अबायोटिक्स में आता है सॉइल, मिनरल्स, एयर, इसी में गैसेस, वाटर, सनलाइट, एटसेट्रा। ये सभी कंपोनेंट्स हैं जो अबायोटिक्स में आते हैं, और इनके यूज के बेसिस पर ही आपको बायोटिक का डिफिनेशन बनेगा। बायोटिक डिफाइंड होगा अबायोटिक के बेसिस पे, है ना, अबायोटिक के बेसिस पे, है ना। बायोटिक का डिफिनेशन या डिफाइन हमारा होता है कंपोनेंट। और बायोटिक्स में क्या आएगा, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन बनता है। बाकी इसको हम लोग कह सकते हैं प्लांटे, एनिमलिया, एनिमल हो गया। इसके बाद में बैक्टीरिया, फंगस, मोडरा। इस तरह से कंपोनेंट्स आपको बायोटिक्स के होते हैं, है ना। फंगस भी लिविंग है लेकिन अलग तरह का है। लिविंग का मतलब भी, बायोटिक का मतलब भी होता है कि विच ऑफ द कंपोनेंट हैविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ, है ना, ग्रोथ, एक्सक्रेशन, डाइजेशन, ये सब का टेंडेंसी जिसके पास में है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको बायोटिक या लिविंग में काउंट करते हैं, ठीक है।
तो कॉन्सेप्ट यहां पर निकल के आता है कि भाई जब अबायोटिक मतलब एयर है, वाटर है, सॉइल है, सॉइल, मिनरल्स, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सभी चीजें जब इंटरेक्ट करेंगी, इंटरेक्ट करें किससे? प्लांट से, एनिमल से, बैक्टीरिया, फंगस, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में और स्पेस में, तो उस समय क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या हो सकता है? इट इज द फंक्शनिंग ऑफ अबायोटिक टू बायोटिक इन डेफिनिट टाइम एंड डेफिनिट एरिया, है ना? किसी एक निश्चित समय एवं निश्चित क्षेत्र में जब अबायोटिक का, है ना, बायोटिक के साथ में इंटरेक्शन होगा, तो उस समय इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होता है। एंड द साइज ऑफ इकोसिस्टम, इसीलिए हमने बताया कि हैबिटाट है, एरिया है ये, जबकि वो इकोलॉजी जो होता है वो एक सब्जेक्ट है ना? तो इकोसिस्टम में यहां पर क्या निकल के आता है कंपोनेंट कि एक डिफाइंड एरिया में एक निश्चित समय में जो अबायोटिक बायोटिक के साथ इंटरेक्ट करके आउटपुट रिजल्ट देगा, वो क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम। द साइज ऑफ द इकोसिस्टम में वेरी फ्रॉम अ पॉन्ड टू ग्लोब, है ना? पूरा अर्थ का भी एक इकोसिस्टम हो सकता है और पूरे अर्थ का एक इकोसिस्टम हो सकता है, एक पॉन्ड का भी अपना एक इकोसिस्टम है, क्योंकि जो तालाब है एक पॉन्ड है ना? उस पॉन्ड का हैबिटाट, नेचुरल हैबिटाट की हम जब बात करेंगे, एनएच नेचुरल हैबिटाट की बात करेंगे, तो वो डेजर्ट से अलग होगा। पॉन्ड का नेचुरल हैबिटाट में वाटर का प्रेजेंस है, उसमें बहुत सारे डिसॉल्व मिनरल्स हैं, घुले हुए घुलनशील पदार्थ उसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। उसमें सॉइल डस्ट के भी पार्टिकल्स होंगे, है ना? सॉइल डस्ट के पार्टिकल्स होंगे, उसमें वाटर लाई करता है। अब उसमें क्या डेवलप होगा? एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप होंगे, तो उसका इकोसिस्टम अलग होगा। इफ वी चेंज द हैबिटाट, मतलब हमने पॉन्ड को रिवर से कन्वर्ट कर दिया, तो वहां पर दूसरे तरह का इकोसिस्टम बनेगा। और हमने पॉन्ड को रिवर के बाद में हमने ओशियन को ले लिया, सीज को ले लिया, तो वहां पर दूसरे तरफ का लाइफ सिस्टम, बिकॉज हैबिटाट चेंजेस, है ना? विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द हैबिटाट, द सप्लाई ऑफ द अबायोटिक कंपोनेंट चेंजेस, लीडिंग टू कॉज डिफाइनिंग द लेवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके लेवल को डिफाइन करने के लिए अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल होता है ना? तो हमने यहां पर ये समझ लिया कि इकोसिस्टम कैसा हो सकता है। एक हम अपने कहीं ऑफिस में, घर में एक्वेरियम लगाते, इट इज आल्सो काइंड ऑफ इकोसिस्टम, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू क्रिएटेड आर्टिफिशियल हैबिटाट, जो आर्टिफिशियल हैबिटाट हमने क्रिएट किया, उसमें फिश क्या करता है? रहता है, अपने लाइफ को सरवाइव करा सकता है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम? उस समय, जिस समय हमने एक्वेरियम को देखा कि फिश उसमें सरवाइव कर रही है ना, उसको फूड देना पड़ता है, उसको वाटर, लाइट, ये सभी चीजें जब उसको मिलती है तो वो फिश वहां पर सर्वाइव करती है। सो एक्वेरियम आल्सो कैन बी कंसीडर्ड एज द इकोसिस्टम, वो भी क्या है? एक इकोसिस्टम है। कल हम इसी से आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट को समझने के बाद इकोलॉजी का क्या बेसिक्स है, और हम तुरंत नेक्स्ट टॉपिक पहुंच जाएंगे, इकोलॉजिकल, नेक्स्ट टॉपिक में इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। Ecological organization, there are 6 levels of ecological organization. We will discuss about that in next class.